हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो फिजिक्स वाला टॉपिक चल रहा था उसकी आज लास्ट क्लास है। इसके बाद में कल एक क्लास और रहेगी, वो हमारे आविष्कार की रहेगी। उसके बाद में हमारा जो फिजिक्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री। ठीक है प्यारे साथियों, तो कल हमने बात कर ली थी, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम किस किस के बारे में बात की थी? पास्कल का नियम और जो उत्प्लावन बल है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर, इनके बारे में अपन कल बात कर चुके हैं। और जल का जो असामान्य वार है वो भी हमने देख लिया 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद में आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो पहली हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे आप पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इंग्लिश में बोले तो सरफेस टेंशन। ये क्या होता है? तो प्यारे साथियों, किसी भी द्रव की ऊपरी सतह, किसी भी द्रव की ऊपरी सतह बोल दो या फिर मुक्त सतह बोल दो, उसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही सरफेस टेंशन कहलाता है। अर्थात क्या बताया मैंने आपको कि किसी भी द्रव की ऊपरी या मुक्त सतह की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो मैंने आपको क्या बताया? अर्थात T बराबर F/L। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या हुआ कि किसी भी द्रव की ऊपरी या मुक्त सतह की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो आपको फॉर्मूले से पता चल रहा होगा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, लंबाई का मीटर। ठीक है प्यारे साथियों, कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। पृष्ठ तनाव कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब इसके उदाहरण की बात करें, जैसे वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पहला उदाहरण क्या बताया कि वर्षा की बूंद का गोलाकार होना, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। दूसरा प्यारे साथियों, हम क्या करते हैं, जल होता है, उसमें अगर केरोसिन की बूंदें डाल देते हैं तो जल में मच्छर नहीं बैठते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो क्या हो जाएगा कि केरोसिन डालने पर जल में मच्छर नहीं बैठते हैं। ठीक है, तीसरे उदाहरण की बात करें तो डिटर्जेंट पाउडर, जिसे अपन देसी भाषा में क्या बोलते हैं? सरफ। तो डिटर्जेंट वाला जो पानी होता है वाला जल कपड़ों को ज़्यादा या अच्छा साफ करता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। और प्यारे साथियों, आपने देखा होगा ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप होता है वो हमें अच्छा लगता है, वो भी किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये मैंने आपको कुछ पृष्ठ तनाव के बारे में बताया कि वर्षा की बूंद गोलाकार, पृष्ठ तनाव के कारण। केरोसिन डालने पर जल में मच्छर नहीं बैठते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। डिटर्जेंट वाला जल कपड़ों को साफ करता है, पृष्ठ तनाव के कारण। ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप में हमें टेस्ट आता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। इसके बाद हम बात करते हैं केशिकात्मक कैपिलरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन अच्छे से समझ आया होगा। इसकी इकाई बहुत बार पूछ ली जाती है, क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। इसके बाद में अगर हम देखें केशिकात्व,
तो प्यारे साथियों आपने देखा होगा, बेसिक सा उदाहरण आपको बताऊं तो जो हम घरों में दीपक जलाते हैं, जैसे दीपावली या फिर वैसे भी जलाते हैं, तो जो दीपक होता है उसमें किसके कारण जल पाता है? केशिकात्व के कारण, क्योंकि केश नली के द्वारा उसमें ऊपर तेल या घी चढ़ता रहता है। ठीक है, अगर हम तौलिया की बात करें तो वो भी एक सॉलिड से भेजने पर ऊपर की ओर चढ़ता है, किसके कारण? केशिकात्व के कारण। ठीक है, ये दो घटना मैंने आपको केशिकात्व के उदाहरण में बताई। अगर तीसरी घटना की बात करें तो मोमबत्ती में मोम का ऊपर उठना, ये भी किसके कारण? केशिकात्व के कारण। ठीक है, तो केशिकात्व क्या होता है प्यारे साथियों? केश नली द्वारा, किसके द्वारा? केश नली के द्वारा द्रव का ऊपर उठना। क्या लिखेंगे? केश नली द्वारा द्रव का ऊपर और नीचे उठना क्या कहलाता है? केशिकात्व कहलाता है। ठीक है प्यारे साथियों, मैंने आपको उदाहरण में क्या बताया? सबसे पहले तौलिए में जल का ऊपर उठना, तौलिए में जल का ऊपर उठना। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको तौलिए के बाद? मोमबत्ती में मोम का ऊपर उठना, मोमबत्ती में मोम का ऊपर उठना, ये भी किसके कारण होता है? केशिकात्व के कारण होता है। तीसरा देखते हैं हम, जो ब्लोटिंग पेपर होता है उसके द्वारा स्याही का सोखना भी किसके कारण संभव? केशिकात्व के कारण। तो ये भी आप लिखेंगे कि ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखना, स्याही सोखना, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? केशिकात्व के उदाहरण हैं। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। इसके बाद में आगे बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम देखेंगे ससंजक और असंजक बलों के बारे में। तो प्यारे साथियों, इसके बारे में अपन जब स्टार्टिंग में टॉपिक हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था उसमें आपको प्रेशर बताया था। जब प्रेशर वाला टॉपिक हमने कराया था तो उसमें आपको हम बता चुके हैं किसके बारे में? ससंजक और असंजक बलों के बारे में। ससंजक बल और दूसरा होता है आसंजक बल। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिएगा, ससंजक बल तो क्या होता है? समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल, समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अगर हम बात करें असंजक बल की तो असमान अणुओं के मध्य, वो तो कौन से अणुओं के मध्य लग रहा था? समान अणुओं के मध्य। और ये कहाँ लग रहा है? असमान अणुओं के मध्य। इसमें बात करें समान अणुओं में तो मोम, क्या? मोम नहीं, सॉरी, पारे। समान अणु किसके? पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कौन सा? ससंजक बल। अगर असंजक बल के उदाहरण की बात करें तो जल व कांच की प्लेट के मध्य, ये असमान अणु हो गए, जल व कांच की प्लेट के मध्य लगने वाला बल। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद में एक बात आती है कि ससंजक बल का मान अगर ज़्यादा है, आसंजक बल का मान ज़्यादा है तो वे भिगोते हैं या नहीं भिगोते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें दो कंडीशन बनती हैं। क्या? कि ससंजक बल क्या ऐसा है? कम है, किससे? आसंजक बल से। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है? कि ससंजक बल अधिक है, किससे? आसंजक बल से। तो यहाँ पे तो भिगोता है, ठीक है, जब ससंजक बल का मान कम है, और यहाँ पर नहीं भिगोता है।
ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं बर्नौली प्रमेय की। बर्नौली प्रमेय क्या है और इसके क्या एप्लीकेशन है, तो इनके बारे में अपन देखते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे बर्नौली प्रमेय, कि बर्नौली प्रमेय क्या होती है। तो हेडिंग क्या लगाया, बर्नौली प्रमेय। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय ये क्या कहती है। बर्नौली प्रमेय के बारे में अपन जानते हैं कि दाब ऊर्जा, वेग ऊर्जा और गुरुत्व ऊर्जा कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कौन कौन सी ऊर्जा के बारे में बताते हैं, दाब ऊर्जा प्लस वेग ऊर्जा प्लस गुरुत्वीय ऊर्जा, ये कैसी होती है, नियतांक कांस्टेंट होती है। ये किसने बताया, बर्नौली ने बताया। ठीक है। अगर इसके उदाहरण की बात करें प्यारे साथियों बर्नौली पे, तो बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी और रेलवे में ये, कि टीनों का, जो घरों में टीन होती हैं, टीनों का आंधी में उड़ जाना। टीन आंधी में उड़ जाती हैं, किसके कारण, आंधी में उड़ना। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो आंधी में टीन उड़ जाती हैं तो ये किसके कारण उड़ती हैं, बर्नौली प्रमेय के कारण। इसी के साथ ही प्यारे साथियों आपने देखा होगा ट्रेन के गुजरने के बाद कूड़ा करकट उसी दिशा में आगे चलते जाते हैं, किसके कारण, बर्नौली प्रमेय के कारण। तो दूसरा उदाहरण लिखेंगे कि ट्रेन के गुजरने के बाद उसी दिशा में कूड़ा करकट का जाना। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने। सीधा सा पूछा जाता है कि टीनों का आंधी में उड़ जाना किसके कारण, बर्नौली प्रमेय। ट्रेन के गुजरने के पश्चात उसी दिशा में कूड़ा करकट का जाना किसके कारण, बर्नौली प्रमेय के कारण। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद में हम आपको कल की क्लास में बताएंगे मापक यंत्र और आविष्कारक के बारे में। और कल हमारा फिजिक्स जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम बायोलॉजी लेंगे, उसके बाद में फिर हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, धीरे धीरे पढ़ना है, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, कंप्लीट पढ़ना है। और आपको जो बुक डाली है उसमें आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने दिए हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है और उनके आंसर भी हमने दे रखे हैं। प्यारे साथियों, वो जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं वो विभिन्न एग्जाम, एसएससी, रेलवे वगैरह एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और कल मिलते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और मैथ की क्लास भी आपकी प्रॉपर चल रही है। उसकी भी बुक हम जल्दी आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।